नमस्कार भाइयों। एक और इकोनॉमी की वीडियो में आपका स्वागत। हिमाचल महाभंडारा में स्वागत। आई एम अनमोल मेहता, एज यू नो। और अनमोल मेहता सुपर 20 आईएएस में भी आपका स्वागत। इकोनॉमी हमने छोड़ी थी कल सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करना था सर। आरबीआई। आरबीआई। तो पहली बात, आरबीआई कब बना जी? द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was made through an act of 1934 and came into being in 1935. So आजादी से पहले साहब, आजादी से पहले। और स्टैचूटरी बेसिस पे बना। स्टैचूटरी मतलब लॉ के बेसिस पे। अभी पॉलिटी की क्लासेस शुरू होएंगी ना, तब समझ आएगा आपको स्टैचूट क्या होता है। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो उसके बाद जी, इट वाज एस्टैब्लिश ऑन बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशन? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग साहब की कमीशन थी, उन्होंने बनाया। एक और बात है जो ज्यादातर बुक्स नहीं बताती कि बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी बुक में लिखा था सर इसके बारे में। अपने राइटअप में पहले लिखा था, फिर हिल्टन यंग ने इनके राइटअप को पेश करके कमिटी ने रिकमेंड करा था कि सेंट्रल बैंक बना। एंड आरबीआई एक्ट क्या कहते हैं जी? इट सेज दैट द कैपिटल ऑफ द बैंक शैल बी 5 करोड़। उस टाइम 5 करोड़ बहुत होते थे, आज के हिसाब से मत सोचना। एंड गवर्नमेंट इज द सोल ओनर। आजादी के बाद इसे नेशनलाइज कर दिया गया और 100% शेयर आरबीआई में सरकार के पास है जी। अब मेन बात यार, ये फंक्शंस की डिटेल भी आएगी बट मैं उसको स्किप करूंगा यहीं पे समझाते हुए। मॉनेटरी अथॉरिटी, कल हमने देखा कि मनी को मॉनेटरी पॉलिसी को एक्चुअली सुपरवाइज चाहे अब बनाए एमपीसी, बट इन फंक्शन तो आरबीआई ने इम्प्लीमेंट तो आरबीआई ने करनी है। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मनी सप्लाई कम ज्यादा करना। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का आरबीआई मैनेज करता है जी। डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, आरबीआई डिटेक्शन के पैरामीटर्स ले डाउन करता है। सरकार का बैंकर, सरकार की बैंक कौन सी? आरबीआई। इशूअर ऑफ करेंसी, हर नोट पे लिखा होता है ना मैं धारक को, और नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, राइट। सो आरबीआई इज द इशूअर ऑफ करेंसी। एंड बैंकर्स बैंक, सो जो बैंक है उनका बैंक कौन है? आरबीआई। ये ऐसे एक्चुअली एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है आरबीआई, फॉर एग्जांपल इंडिया में, उसके नीचे बैंक्स हैं। क्या दुनिया में इसके ऊपर कुछ होता है कि नहीं होता है? यू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। वील डू दैट इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेक्शन एज वेल। बट अभी आप बताओ, सेंट्रल बैंक्स के ऊपर दुनिया में कुछ होता है ग्लोबली? देन डेवलपमेंटल फंक्शंस की भाई, हाँ, प्रमोशन ऑफ लेट्स से क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ एक्सेट्रा, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, पॉवर्टी हटाना एक्सेट्रा, ऑल दोस थिंग्स। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जितने भी आप गूगल पे, ये अपने जो पेमेंट बैंक्स हैं जितने भी, एयरटेल पेमेंट बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट, असेंशियली उनको पेमेंट एंड सेटलमेंट थ्रू बैंक्स। बैंक्स की सेटलमेंट कौन कराता है? बैंकरों का बैंक आरबीआई, राइट। सो बैंक ऑफ इशू अंडर सेक्शन ए, वो लीगल टेंडर ऑफ मनी एंड फिएट मनी, दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। बैंक ऑफ इशू की करेंसी नोट्स इशू करता है। ये चीज सुन लो यार, ये किसी को डाउट आया था लीगल टेंडर एंड फिएट मनी में। सो ये हम मनी एंड इट्स एवोल्यूशन में अच्छे से करेंगे सर। बट पहले तो मनी होता नहीं था, बार्टर सिस्टम था। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ कर लेते हैं। फिर वैल्यू बेस्ड मनी आया कि अगर आपको 1000, लेट्स से 1000 रुपए का सिक्का है, ये जस्ट एग्जाम्पल, ये 1000 रुपए का सिक्का है, तो अगर इसके गोल्ड से बना है जी, अगर आप इस गोल्ड को पिघला के बेचोगे तब भी ये गोल्ड 1000 रुपए का बिकेगा। मतलब उसकी करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू थी सर, इंट्रिंसिक वैल्यू थी, राइट। देन उसके बाद सर शुरू हुआ जी लीगल टेंडर बेस्ड या फिएट मनी। अब 2000 का नोट है सर, 2000 के नोट को आप आग लगा के पिघलाने की कोशिश करो, उसकी 1 रुपए वैल्यू नहीं बनेगी, 2000 तो छोड़ो। सो फिएट मनी का मतलब ही क्या होता है? फिएट मनी का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू इसलिए बिकॉज ये लीगली बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड लीगली बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक है, कि अगर ये नोट आप हमें दोगे तो हम आपको 2000 की वैल्यू देंगे, 2000 रुपए देंगे, धारक को 2000 देने का वादा करते हैं जी, राइट।
एंड जो डाउट आया था सर, वो भाई साहब ने मेरे से पूछा था कि पहले तो हम गोल्ड रखते थे जी, गोल्ड ट्रांच, एवोल्यूशन ऑफ मनी में जरूर करेंगे सर, बट फिर भी चलो डाउट था, एक बार छोटा सा एड्रेस कर देते हैं। सो गोल्ड रखते थे हम पीछे। तो अगर हमने 10 रुपए छापने हैं देश में, तो 10 रुपए का गोल्ड रखो ट्रेजरी में और 10 रुपए छाप दो। 1000 रुपए छापने, तो 1000 रुपए का गोल्ड रखो ट्रेजरी में और 1000 रुपए छाप दो, कि अगर ये नोट के पैसे कोई वापस लेने आया, गोल्ड लेने आया, तो मुझे 10 रुपए का 1000 रुपए का गोल्ड दे देंगे। राइट। सो साहब पूछते हैं कि भाई अब हम बिना कोई गोल्ड रखे, बिना कोई सिक्योरिटी रखे, सिर्फ एक कागज गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लोन दे देते हैं। सर ये जमाना जा चुका है, बिकॉज गोल्ड रख के क्या हो रहा था, गोल्ड आप एक तरह से ट्रेजरी में ब्लॉक करी जा रहे हो एज अ सिक्योरिटी, की भाई आपने करेंसी इशू करनी है, और गोल्ड को जस्ट एक तरह से एक नेचुरल रिसोर्स है गोल्ड, और आपने उसे ट्रेजरी में ब्लॉक करके रख दिया सर। तो ट्रेजरी में ब्लॉक करने का क्या नुकसान हुआ, एक एसेट आपने एक तरह से स्टोर कर दिया और वो मोनेटाइज होगा ही नहीं, ना उसकी ज्वेलरी बनेगी, ना कुछ बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कैसे विश्वास कर ले सर। सो पहली बात कि एक तो सॉवरेन सरकार है ना, सॉवरेन सरकार है, इनके पास फिएट मनी है जो ये लीगल टेंडर बनाते हैं, और ऊपर से मॉडर्न इकोनॉमिक्स हमें कहता है कि अगर आप गोल्ड ना भी रखो, गोल्ड रखने की लोड़ नहीं है, बट अगर आप लेट्स से आपने इस देश में 10 लोग थे, आपने 10 लाख रुपए की मनी सप्लाई रखी हुई थी, तो कोई सरकार ऐसी होएगी बेवकूफ अगर वो 10 लोगों को 10 लाख की जगह एकदम रातों रात 1000 करोड़ रुपए दे। तो क्या होगा, सरकार ठीक है दे सकते बिकॉज सोना रखना नहीं, बट क्या होगा फिर, जो चीज 10 रुपए की मिल रही थी वो 10 लाख रुपए की मिलेगी, 10,000 पे 1 लाख रुपए की मिलेगी। तो इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ कि पूरी रेडी लेके जानी पड़ेगी, पैसे भर के फिर 1 किलो आलू मिलेंगे। सो सर ये डिमांड एंड सप्लाई समझने के बाद, डिमांड सप्लाई एंड इन्फ्लेशन समझने के बाद, सरकार अपनी मनी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई को बड़े ही ध्यान ध्यान से बढ़ाती है। जब ग्रोथ होती है तभी मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए एसेंशियली, राइट। ग्रोथ हो रही है तो मतलब लेट्स से यहाँ पे 10 किलो आलू थे टोटल देश में और 100 रुपए थे, तो ये 10 रुपए किलो बिक रहे थे सर, 10 रुपीज पर केजी बिक रहे थे, राइट। अब यहाँ पे आलू ही 20 किलो हो गए, हमने ग्रोथ कर ली, अब 100 रुपए रह जाएंगे तो आलू सस्ते हो जाएंगे, तो आलू बराबर बिके, इसलिए हमें 200 करने पड़ेंगे। ओवर द इयर्स मनी सप्लाई बढ़ेगी बढ़ेगी जब जब ग्रोथ हो, बट तभी बढ़ानी चाहिए जब ग्रोथ। अगर वैसे बढ़ाई जाओगे तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, राइट। और इन्फ्लेशन को काउंटर करना ही तो मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी है। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्यों ले सकते हैं, बिकॉज दे आर गिल्ट एज सर। ये मनी मार्केट में करेंगे हम, गिल्ट एज मतलब जीरो इंटरेस्ट के करीब है जी उनके पास, बिकॉज सरकार ही दिवालिया हो जाए, दैट इज वेरी रेयरली पॉसिबल। एंड जनरल स्टडीज के लिए एक रूल जिंदगी भर याद रखना सर, इफ यू थिंक ऑफ रेयर थिंग्स, जनरल स्टडीज के पेपर में, दिस इज नॉट स्पेशलिटी वाला आईआईटी का पेपर, जीएस का पेपर। सो इफ यू थिंक ऑफ रेयर थिंग्स सर, इफ यू थिंक ऑफ रेयर थिंग्स, then you will be rarely right, rarely right. If you think of rare things, then you would be rarely right sir, right. So going ahead, फिएट मनी हमें समझ आया, लीगल टेंडर मतलब लीगल वैल्यू है उसकी, वैल्यू बेस्ड, कोई मतलब उसके अंदर इतना सोना नहीं है 2000 के नोट में, राइट। फिएट मनी, द वैल्यू ऑफ फिएट मनी इज बेस्ड अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई, आगे मनी में करेंगे। बट फिएट मनी का मतलब क्या है, बैक्ड बाय लीगल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, राइट। गोल्ड स्टैंडर्ड पहले क्या था जी, इट इज अ टाइप ऑफ मॉनेटरी सिस्टम इन विच मनी प्रिंटेड बाय सेंट्रल बैंक इज पेग्ड टू अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड। कि 10 का नोट छापा तो 10 रुपए का सोना रख लिया, 1000 का नोट छापा तो 1000 रुपए का सोना रख लिया, बट वो सोना ब्लॉक हो गया ना, नेचुरल रिसोर्स है, वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। सो गोइंग फर्दर, आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है, थोड़ी सी डिटेल्स है देख लेना। व्हाट इज दिस सिग्न्योर, it is the difference between the face value of currency note or coin and its actual production cost. So आज ही मैं देख रहा था कि सरकार 1 रुपए का कॉइन बनाने में 1 रुपया 25 पैसे लगाती है शायद, और 2 रुपए का कॉइन बनाने में 1 रुपया मेरे ख्याल 30 पैसे। सो पहले इस देश में ये भी हो चुका है सर कि जो
आई गेस 50 पैसे का कॉइन था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वैल्यू, बट प्लीज एग्जाम्पल देख लेना, ये हो चुका है देश में सच्ची में। तो लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि जो इसमें मेटल है ना, निकल वगैरह, अगर ये 50 पैसे के कॉइन को आप मेल्ट कर लो तो इसमें लगभग 65 पैसे का मेटल निकल आता है जी। सो लोगों ने क्या करा, एक बंदे ने क्या करा, दिमाग लगाया, जितने 50 पैसे के सिक्के उसे मिले देश में, वो लोगों से लेता गया कि मुझे 50 पैसे दे दो, 50 पैसे दे दो, 50 पैसे। इतने 50 पैसे इकट्ठे कर लिए कि उसने लाखों रुपए ऐसे ही कमा लिए, 15 पैसे पर कॉइन कर। देखा, दिखावे पे नहीं जाना, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, पढ़ाई में भी यही करना है, राइट। एंड हायर द डिफरेंस इज, ये डिफरेंस एक्चुअली दिस इज दिस सिग्न्योरेज, and higher denomination notes earn higher profits, coins cost as much to produce as their value. So 2000 के नोट बनाने में 2000 थोड़ी लगते हैं, right? The difference is the surplus of RBI and its transfer to government of India as dividend. 2000 का नोट छापा, 10 रुपए लगे, तो एक तरह से वैल्यू बनी 2000 की, 1990 रुपए आरबीआई को प्रॉफिट हो गया। सो ये डिविडेंड किसके पास जाएगा? सरकार के पास। देन बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सरकार का बैंकर कौन है? आरबीआई। बैंकर्स का बैंक कौन है? आरबीआई, राइट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉल्ट, बैंक फेल होने लगे तो कौन देगा लोन? आरबीआई, राइट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मनी सप्लाई हमने बहुत ज्यादा रट लिया। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन है? क्रेडिट पॉलिसी इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंट्रोलर इज आरबीआई, राइट। एजेंट एंड एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट की कब लोन लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और इंटरनल लोन्स का हिसाब किताब रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्चुअली इशू करना, ये सारा आरबीआई का काम है। और आरबीआई इज डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, सेंट्रल भी और स्टेट्स भी, राइट। प्लीज ध्यान रखना इसको। एंड नेशनल क्लियरिंग हाउस, ये क्या बात हुई? बैंक्स टू सेटल देयर इंटर बैंक क्लेम्स। लेट्स सी ये बैंक एसबीआई है, ये बैंक पीएनबी है। सो कुछ लोगों ने इधर से लेट्स से एक दिन में 10 लाख रुपए इधर जमा कराया, चेक डाल दिए जी पीएनबी में, चेक डाल दिए पीएनबी में एसबीआई के 10 लाख रुपए के, और उसी दिन पीएनबी से एसबीआई में क्या 8 लाख रुपए। सो टोटल क्लेम कितना हुआ? 2 लाख रुपए। तो आपस में सेटलमेंट कराने में कौन हेल्प करेगा? आरबीआई, कि भाई साहब आप 8 इधर और 10 उधर की जगह 2 लाख रुपए सेटल करो, राइट। एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, ये भी ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा आया था, राइट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व कौन है? आरबीआई। देन सुपरवाइजरी फंक्शंस, ग्रांटिंग लाइसेंस टू बैंक्स, इंस्पेक्टिंग बैंक्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। ये डीआईजीसी स्कीम सर ये कर लेना एक बार, बैंकिंग में मैं दोबारा से कराऊंगा, बट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी स्कीम क्या है बेसिकली, कि आपका अगर बैंक में पैसा पड़ा है, लेट्स से 5, पहले 1 लाख था, 5 लाख हो गया, 5 लाख तक आपका डिपॉजिट इंश्योर्ड है। अगर बैंक दिवालिया भी हो गया, भाग भी गया, तो आपको 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। हाँ, अगर हुए 5, ये थोड़ी 50,000 थे 5 लाख मिल जाएंगे, बट अगर जितने भी हुए 50,000 थे तो 50,000 मिलेंगे, बट लिमिट, अपर लिमिट इज 5 lakhs। ये करेंगे हम डिटेल्स में, राइट। सो गोइंग फर्दर, प्रमोशनल फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शन जो हमने आगे बात करी, कि भाई गरीबी हटाओ, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल दोस एक बार देख लेना, कुछ समझने वाला खास नहीं है। देन डेट मैनेजमेंट ऑफिस, ये थोड़ी मुद्दे की बात है सर। सो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ डिबेट वेदर देयर शुड बी अ सेपरेट पब्लिक डेट ऑफिस। सो दिक्कत क्या है सर, भारत सरकार अगर डेट लेती है ना, तो 2 सोर्सेज से लेती है जी। एक तो इंटरनल हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक फॉरेन डेट, बाहर के देशों से या बाहर की बैंकों से या वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा से। सो इंटरनल डेट को देखता है आरबीआई, जो हमने पीछे देख लिया। फॉरेन डेट को देखती है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, राइट, सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो डेट किसे जाना है? सरकार को, और चाहे वो एक सोर्स से आए चाहे 2 से आए, फॉरेन डेट हो चाहे इंटरनल डेट हो, जाना तो सरकार के पास ही है। तो सर मैनेज करने वाली 2 बॉडियां होगी, आरबीआई भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी। सो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, कि एक अब बाहर से ले डेट की, अंदर से ले कि डेट लेना है कि नहीं लेना है, राइट। सो बट 2 ऑफिस करके कभी कभार कोऑर्डिनेशन में फट्टा पड़ जाता है। गवर्नर कहता है नहीं जी मैं बताऊंगा, फाइनेंस मिनिस्टर कहता है नहीं जी मैं बताऊंगा। सो इसके लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन बोला गया है कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाओ। अब ये मेंस का मुद्दा है जी, पीडीएमए बनाओ जो
दोनों फंक्शंस को टेक ओवर कर लेगा। बट आरबीआई को इसमें मुद्दा है कि हमारी ऑटोनॉमी जाती है, हमारी ऑटोनॉमी जाती है, अभी हाँ ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये मेंस का मुद्दा है, मेंस वाली क्लासेस में बात करेंगे, राइट। सो अभी हमने पीडीएम में बना दिया है, बट पीडीएमसी बनाया है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट कमिटी, अथॉरिटी नहीं बनाई। सो इट हमने कहा था अथॉरिटी बनाएंगे जो डेट को कंसोलिडेटेडली वे में मैनेज करेगी, और जो आरबीआई को कहेगी उसे मानना पड़ेगा। बट आरबीआई ने मुद्दा खड़ा कर दिया। सो अभी हमने कमिटी बना दी कि वो सजेशन दे देते हैं, मानना नहीं पड़ता जी, राइट। सो गोइंग फर्दर, सपोर्टर्स, ये मेंस वाला मुद्दा है, इसको अभी स्किप करते हैं, मेंस में करेंगे। आरबीआई एंड बिटकॉइन सर, आरबीआई ने बोला था बिटकॉइन नहीं होने चाहिए, बट अभी सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल ही लेटेस्ट रूलिंग आई है कि बैन ऑन बिटकॉइन इज इलीगल सर। सो बिटकॉइन से बैन हट गया और रोज ऐड आती है फिर वजीर एक्स, फुटबॉल खेलना आसान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली बिटकॉइन इज, द इलीगैलिटी हैज बीन रिमूव्ड, राइट। सरकार बैक नहीं करता, बट इलीगैलिटी हैज बीन रिमूव्ड। सो आरबीआई ने क्या कहा था क्या नहीं, वो थोड़ा इरेलेवेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज नाउ दी बिटकॉइन illegality has been removed by Supreme Court judgment, right? आरबीआई एसेट्स, कैपिटल एंड डिविडेंड, ये समझने वाली बात है सर कि अब बैंक है, आरबीआई एक बैंक है ना। सो बैंक के पास अपना क्या होता है, बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं, लोन वो देते हैं, है ना। सो बैंक के लिए डिपॉजिट क्या हुआ, आपके लिए, बंदे के लिए, कस्टमर के लिए तो डिपॉजिट एसेट हुआ कि मेरा जमा पड़ा है, बट बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है ना, कोई भी आके मांग सकते हो। सो डिपॉजिट हो गए लाइबिलिटी, एसेट हो गए लोन। सो और क्या हो सकते हैं एसेट बैंक के, कोई बिल्डिंग ली हुई है बैंक खोलने के लिए, एसी लगवाए हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो ऐसी आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934। डेट्स याद कर लेना सर, ये एचएस में पूछी जाती है। And Chapter 4, Section 47 of the Act titled Allocation of Surplus Funds lays down that profits made by RBI should be transferred to Government of India. मालिक कौन था 100%? Government of India. So profit किसके पास जाना चाहिए? Government of India. But RBI क्या कहता है जी, हर बैंक और हर बिजनेस चाहता है कि कुछ रिजर्व्स भी रखें, अगर कोई प्रॉब्लम फंस गई, अगर कोई कभी प्रॉब्लम आ गई, सो हमें कुछ रिजर्व्स रखने चाहिए। सो अभी मुद्दा क्या चल रहा है सर, आरबीआई ने बहुत ज्यादा करोड़ों करोड़ों में रिजर्व इकट्ठे कर लिए हैं। सरकार कहती है हमें कंपनियां बेचनी पड़ रही हैं, तुम रिजर्व रख के बैठो, हमें वापस करो यार पैसे। सो अब आरबीआई चाहता है कि हमें पैसे चाहिए। सो अब इसके लिए कमिटी बनाई गई थी सर, ये आप लोग बताओगे मुझे, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमिटी बनी थी सर, प्लीज टेल मी दैट, राइट। एंड मुद्दा क्या है जी, डिविडेंड ट्रांसफर करा जाए या डिविडेंड ट्रांसफर ना करा जाए। आरबीआई कहता है कि क्यों नहीं करना हमने, बिकॉज हमें रिजर्व चाहिए एंड हमारी रेटिंग अच्छी रहेगी अगर रिजर्व होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है कि भाई साहब आप दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा कैपिटल रख के बैठे हो, टोटल एसेट्स 28% लेके बैठे हो, इतने तो यूएस, यूके, फ्रांस वाली सेंट्रल बैंक्स भी नहीं रखती, तो हमें पैसे दो, राइट। सो कमिटी कौन सी थी, आप बात बताना मुझे, और बाकी मुद्दा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, राइट। एंड मनी सप्लाई जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, द टोटल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट्स अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट। इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है जी, करेंसी एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट सेविंग एंड करंट अकाउंट वाले, टाइम डिपॉजिट्स एफडी एंड एक्सेट्रा, जो कुछ टाइम बाद विड्रॉ होंगे, एकदम नहीं करोगे। देन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड सच रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इंदिरा विकास पत्र टाइप, राइट। सो गोइंग अहेड, मॉनेटरी एग्रीगेट्स, ये सवाल बड़े गंदे लगते हैं मुझे यार, याद नहीं होते। मॉनेटरी एग्रीगेट्स, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस द मॉनेटरी एग्रीगेट्स एज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन विद द कंट्री। आरबीआई 4 अडॉप्ट करता है जी, आरबीआई ने 4 अडॉप्ट करा है। M1 जिसे बोलते हैं नैरो, सीधी सी बात। इसमें क्या क्या है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, डिपॉजिट्स फ्रॉम फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एक्सेट्रा। M2 में क्या है जी, पहला M1 प्लस हो गया, प्लस डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। M3 में क्या है जी, इसे ब्रॉड मनी, बोर्ड मनी नहीं, ब्रॉड मनी होना चाहिए प्लीज, इसे करेक्ट कर लेना।
M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, M4 में क्या है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, राइट। सो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली जो है रट्टा मारने के सिवाय, कि लिक्विडिटी यहां से नीचे रिड्यूस हो रही है। सबसे ज्यादा लिक्विड M1 है, सबसे कम लिक्विड M4, राइट। एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट आरबीआई शुड कीप अ ट्रैक ऑफ मनी सप्लाई। ऑब्वियसली आपने मैनेज करना है इन्फ्लेशन को भी, प्राइस को भी, तो मनी सप्लाई का तो आप ध्यान रखोगे ना, राइट। सो M1, M2, M3, M4 प्लीज 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 रट्टा लगा लेना। अगर समझ नहीं आता, लिक्विडिटी से समझ आता तो ऐसे समझ, राइट। गोइंग अहेड, FSDC, India's what is this FSDC? Financial Stability Development Council, sir. FSDC क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। ये हेड करते हैं यूनियन मिनिस्टर। देखो इसके साथ कंफ्यूज क्या नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल वर्सेस, कंफ्यूज क्या नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, राइट। ये इंडिया की बॉडी है, ये ग्लोबल बॉडी है। FSDC इंडियन है, FSB ग्लोबल है। और FSDC का हेड कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। करते क्या है जी, ये सारे रेगुलेटर साथ में बैठते हैं, RBI, सेबी स्टॉक मार्केट का हो गया, RBI बैंकिंग का हो गया, SEI या DAI इंश्योरेंस का हो गया, ये सारे लगभग और भी सारे रेगुलेटर्स के हेड साथ में बैठते हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट के मुद्दों पे बात करते हैं और उसकी पॉलिसियां बनाते हैं, राइट। एंड इंटरनेशनल इंटरफेस पे FATF जैसी बॉडियां, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, देखो ये इंटरनेशनल है, जैसी बॉडियों में इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं, राइट सर। एंड इसकी कॉम्पोजिशन देखो, सारे चेयरपर्सन हो गए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फिर सारे के सारे रेगुलेटरी बॉडीज के हेड, गवर्नर ऑफ RBI, दिस चीफ चेयरमैन सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDAI, PFRDA, सेक्रेटरी ऑफ कैपिटल मार्केट्स एज वेल। देन ये दो चीजें ना अभी ऐड करी हैं, इसे ध्यान रखना, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, प्लीज इन दोनों को ध्यान रखना। ये दोनों ना ये नए आए हैं और गैस भी नहीं होते ज्यादातर। And in 2018 it was reconstituted to include the Minister of State for the Department of Economic Affairs, ये भी ध्यान रखना है जी, 2018 में भी ऐड हुआ है, एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये देखो सर, ये दो प्लीज, ये चार बातें कही मैंने, इन्हें ध्यान रखना, राइट। प्लीज सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स, सो हम भूल जाएंगे। सो ये तीन बंदे याद रखने, चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, रेवेन्यू सेक्रेटरी, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी तो याद रह जाएगा, मिनिस्टर याद रखना, चेयरपर्सन इंसॉल्वेंसी बोर्ड रखना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा भी इसमें है, ये ध्यान रखना, राइट। देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये इंटरनेशनल बॉडी है सर, जो अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखती है। कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? ये बॉडीज आती हैं, दोबारा भी करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, बट ध्यान रखना G20 में, लंदन समिट में, G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, 20 बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो इन्होंने एस्टेब्लिश करा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। करता क्या है जी? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे रिकमेंडेशन देता, कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया इसका मेंबर तो डेफिनेटली है ही है, राइट। सो गोइंग फर्दर, this is about it for today. We have done the monetary policy, we have done the RBI, and please remember international bodies are very important. Financial stability board ध्यान रखना, कब बना है, कैसे बना है, क्या करता है, और इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है। इंडिया को, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर एंड RBI गवर्नर। प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड गोइंग अहेड, we are particularly about over with economics, थोड़ा सा रह गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स। सो थोड़ी सी क्लासों में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, एंड जो भी कंपोनेंट खत्म होगा सर उसका टेस्ट होगा बाद में, राइट। सो वी विल हैव अ टेस्ट वेरी सून फॉर इकोनॉमिक्स, एंड ऑल्सो दैट वी आर वेरी वेरी हैप्पी एट वन थिंग, दैट द एग्जाम इज हैपनिंग इन September and we will finish the syllabus most probably and definitely by August, right? So thank you again for watching. Please keep supporting and commenting. Thank you so much.